आज हम सीमा नियम की विषय वस्तु के बारे में जानेंगे। पहले हमने ये जाना था कि पार्षद सीमा नियम क्या है, उसका क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है। आज हम उसकी विषय वस्तु के बारे में अध्ययन करेंगे। सीमा नियम की विषय वस्तु कंपनी के प्रकार एवं प्रकृति पर निर्भर करती है। अनुसूची 1 की तालिका A के अनुसार अंशों द्वारा सीमित कंपनी के सीमा नियम की विषय वस्तु एवं सीमा नियम के खंड जो है वो पहले 6 होते थे, अब 7 भी होते हैं, क्योंकि 1% कंपनी का भी प्रावधान कंपनी अधिनियम में किया गया है। तो पहला खंड होगा नाम, कंपनी का नाम अथवा नाम खंड। दूसरा होगा उस राज्य का नाम जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थापित किया जाएगा अथवा स्थान या पंजीकृत कार्यालय खंड। तीसरा जो भाग होगा वो होगा कंपनी के उद्देश्य अथवा उद्देश्य खंड। चौथा होगा कंपनी के सदस्य या सदस्यों का दायित्व अथवा दायित्व खंड। पांचवा होगा कंपनी की पूंजी अथवा पूंजी खंड। छठा होगा अभिदाता खंड, सब्सक्राइबर्स खंड। और सातवां होगा एकाकी अभिदाता, अगर कंपनी है तो उसके द्वारा कोई नामांकन किया गया है तो ये नामांकन खंड। आज हम अध्ययन करेंगे, दो बातों का अध्ययन करेंगे। एक तो है कंपनी के नाम खंड का और दूसरा कंपनी के कार्यालय, पंजीकृत कार्यालय खंड। दो भागों का अध्ययन करेंगे। पहला मैं शुरू करता हूं। कंपनी का नाम खंड। कंपनी के सीमा नियम का प्रथम खंड नाम खंड के रूप में जाना जाता है, यानी नेम क्लॉज के रूप में जाना जाता है। इस खंड में कंपनी का नाम लिखा जाता है। सीमा नियम में कंपनी का नाम वहीं लिखा जाना चाहिए जो रजिस्ट्रार द्वारा कंपनी के पंजीयन के लिए आरक्षित किया गया है। कंपनी का नाम जो है वो कंपनी के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। यह कंपनी के स्वतंत्र व्यक्तित्व की पहचान कराता है। यह कंपनी के पृथक अस्तित्व का प्रमाण होता है। प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी को अपने सीमा नियम में अपने नाम के साथ लिमिटेड शब्द अवश्य लिखना चाहिए। निजी कंपनी को अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड शब्द या शॉर्ट में प्राली शब्द अवश्य जोड़ने चाहिए। किंतु यदि कोई कंपनी धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए यानी चैरिटी के लिए समामेलित करवाई गई है तो उसे अपने नाम के साथ इन शब्दों को, जो लिमिटेड शब्द हैं और जो प्राइवेट लिमिटेड प्राली है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। धारा 4, धारा 8 में ऐसा कहा गया है। फिर है इसमें नाम का आरक्षण। कोई भी व्यक्ति जो किसी कंपनी का पंजीयन करवाना चाहता हो कोई व्यक्ति, उसे अपनी प्रस्तावित कंपनी के नाम का केंद्रीय पंजीकरण केंद्र के रजिस्ट्रार के आरक्षण करवाना चाहिए। इस हेतु नियमों द्वारा निर्धारित विधि से निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करना पड़ता है। आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र में कंपनी का वह नाम लिखना चाहिए जिस नाम को वह कंपनी के पंजीयन हेतु आरक्षित करवाना चाहता है। केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार नाम के आरक्षण हेतु आवेदन फार्म नंबर INC 1 में निर्धारित शुल्क के साथ करना चाहिए। यानी फार्म जो है वो INC 1 है। केंद्रीय
पंजीयन केंद्र का रजिस्ट्रार इस आवेदन को स्वीकार या निरस्त भी कर सकता है, वो ऑब्जेक्शन भी कर सकता है, निरस्त कर सकता है। आवेदन प्राप्त करने के पश्चात केंद्रीय पंजीयन केंद्र का रजिस्ट्रार आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं एवं प्रलेखों के आधार पर कंपनी के उस नाम को आरक्षित कर देगा, यानी उसी कंपनी के लिए वो रिजर्व कर देगा। अब यानी अगर स्वीकृत हुआ तो इसी कंपनी को दिया जाएगा। ये नाम के अनुमोदन से 20 दिनों अथवा निर्धारित की गई अन्य अवधि तक आरक्षित रहेगा। आवेदनकर्ता इस आरक्षित नाम से कंपनी का पंजीयन कराने का अधिकार होता है। उसका है कि हक अनुमोदन की तिथि से 20 दिनों तक निर्धारित की गई अन्य अवधि तक बना रहता है। और गलत सूचनाओं पर आधारित आरक्षण, कभी कभी नाम का आरक्षण हो जाने के पश्चात ये ज्ञात होता है कि कंपनी के नाम के लिए आरक्षण हेतु गलत सूचनाएं प्रस्तुत की गई थी तथा आरक्षण गलत सूचनाओं के आधार पर हो गया था। ऐसी दशा में क्या होगा? यह हो सकता है यदि कंपनी का समामेलन पंजीयन नहीं हुआ है तो कंपनी के नाम के आरक्षण को निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही नाम आरक्षण हेतु आवेदनकर्ता को 1 लाख रुपए तक के अर्थदंड से दंडित किया जा सकेगा। एक तो ये हो सकता है। सेकंड इफेक्ट ये हो सकता है परिणाम, यदि कंपनी का गलत सूचनाओं के आधार पर आरक्षित नाम से समामेलन ही हो गया है तो रजिस्ट्रार क्या करेगा? साधारण संकल्प पारित कर 3 माह के भीतर नाम में परिवर्तन करने का कंपनी को निर्देश देगा। पंजीयन हो गया है लेकिन साधारण संकल्प जो है वो पारित किया जाए और कंपनी के रजिस्ट्रार में से कंपनी का नाम हटा देगा वो, और कंपनी के समापन हेतु याचिका प्रस्तुत करना। ये 3 काम उसको कहेगा कि भाई ये समापन करना पड़ेगा। परंतु रजिस्ट्रार को उपर्युक्त में से या जो मैंने बताया किसी भी कदम उठाने से पूर्व कंपनी को सुनवाई का एक अवसर अवश्य देना होता है। ये धारा 4 में सबसेक्शन 5 में बताया गया है। फिर आप देख रहे हैं नाम चयन संबंधी प्रावधान। कोई भी व्यक्ति अपनी प्रस्तावित कंपनी के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए किसी भी नाम का चयन कर सकता है। कंपनी के नाम के चयन, उपयोग आदि के संबंध में धारा 42 और धारा 4 के 2 में और धारा 4(3) में कुछ बातें बताई गई हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ। पहला है समरूप या एक ही नाम किसी नाम के सदृश या समान। कंपनी का नाम किसी अन्य विद्यमान कंपनी के नाम के समरूप या जैसा ही अथवा उसके सदृश या मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। MCA द्वारा अधिसूचित नियमों में यह स्पष्ट किया गया कि कब कोई नाम समरूप या मिलता जुलता नहीं होगा। ये MCA द्वारा जो नियम है उसको देखा जाएगा। फिर है नाम को उपयोग करना अपराध नहीं बनना। कंपनी का नाम कोई ऐसा नाम भी नहीं होना चाहिए कि उस नाम का उपयोग करना देश के किसी भी कानून के अधीन अपराध करने के समान हो। MCA ने अधिसूचित नियमों में यह स्पष्ट कहा है कि किसी नाम का उपयोग करना 3 दशाओं में अपराध कहलाएगा। पहली दशा है यदि उस नाम का उपयोग करने से प्रतीक या नाम, रोकथाम एवं अनुचित प्रयोग अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होता है। कुछ ऐसे प्रतीक होते हैं उनका दुरुपयोग या वो नहीं कर सकते, तो वो अगर कोई चिन्ह है, प्रतीक है, एम्बलम है वो। दूसरा, यदि वह नाम किसी पंजीकृत ट्रेडमार्क में सम्मिलित है और उसके स्वामी से उसके उपयोग की अनुमति नहीं ली गई है, तभी अपराध कहलाएगा। तीसरी, यदि उस नाम में से कोई ऐसा शब्द या ऐसे शब्द सम्मिलित है जो जनता के किसी वर्ग के लिए अपमानजनक, आपत्तिजनक हैं, तो ये
तीसरा जो है वो है अवांछनीय नाम। नाम के संबंध में जो प्रावधान है वो है अवांछनीय नाम। कंपनी का नाम केंद्रीय सरकार की राय में अवांछनीय नहीं होना चाहिए, अनडिजायरेबल। धारा 4(2) में यह उल्लेखनीय है कि केंद्रीय सरकार ने अधिसूचित नियमों के द्वारा स्पष्ट कर दिया है कि किन दशाओं में कोई नाम अवांछनीय माना जाएगा। चौथा है सरकार के संरक्षण का आभास कराने वाला नाम। कंपनी का नाम या कंपनी के नाम में कोई ऐसा शब्द या पद नहीं होना चाहिए जिससे यह आभास होता है कि उस कंपनी को सरकार या सरकार प्राधिकरण या संस्था द्वारा संरक्षण प्राप्त है। फिर है प्रतिबंधित उपयोग वाले शब्द युक्त नाम। कंपनी के नाम में ऐसा या ऐसे कोई शब्द नहीं होने चाहिए जिसके उपयोग या जिनके उपयोग से पूर्व केंद्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त करनी भी आवश्यक है। केंद्रीय सरकार की अनुमति से ऐसे शब्द युक्त नाम का उपयोग किया जा सकता है। तो ये था नाम से संबंधित प्रावधान। नाम है, उसकी पहचान होगी, कंपनी के अस्तित्व को वही बताएगा, लेकिन उसकी भी एक प्रक्रिया है कि वो किस तरह से होना चाहिए। इस संबंध में कंपनी अधिनियम में प्रावधान किए गए हैं। अब है पंजीकृत कार्यालय खंड। सीमा नियम के दूसरे खंड को पंजीकृत कार्यालय खंड अथवा स्थान, स्थिति या निवास स्थान खंड के नाम से जाना जाता है। सीमा नियम के इस खंड में उस राज्य का नाम लिखा जाता है जिस राज्य में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थापित किया जाएगा। धारा 4 उपधारा 1 सबसेक्शन बी में पंजीयन तक पत्राचार हेतु पता। अब एक बात आती है कि पत्राचार कहाँ होगा जब तक पंजीयन नहीं होता। कंपनी के पंजीयन के लिए आवेदक को पत्राचार पत्र व्यवहार के लिए एक पते की सूचना रजिस्ट्रार को देनी होती है ताकि कंपनी के पंजीकृत कार्यालय की स्थापना होने तक कंपनी के साथ पत्र व्यवहार किया जा सके। यानी रजिस्ट्रार और जो पत्र व्यवहार होगा वो एक कोई पता तो देना पड़ेगा, वो रजिस्टर्ड नहीं है पर एक टेम्परेरी जो है अस्थायी पता देना पड़ेगा। इस पते की सूचना उस रजिस्ट्रार को भेजी जाती है जिसके क्षेत्राधिकार में प्रस्तावित कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थापित किया जाता है। धारा 7 उपधारा 1 सबसेक्शन डी में ये बात बताई गई। फिर है पंजीकृत कार्यालय एवं उसका प्रमाणन। प्रत्येक कंपनी का अपने समामेलन के 30 दिनों के भीतर एक पंजीकृत कार्यालय होगा। यह कार्यालय कंपनी को भेजे गए सभी प्रकार के संदेशों एवं नोटिसों को प्राप्त करने तथा उसकी प्राप्ति की रसीद देने में सक्षम माना जाएगा। प्रत्येक कंपनी अपने समामेलन के 10 दिनों के भीतर अपने पंजीकृत कार्यालय का प्रमाणन रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगी। प्रमाणन उस रीति से प्रस्तुत किया जाएगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। धारा 12 के सबसेक्शन 2 और 3 में ये बात बताई गई है। एमसीए द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार पंजीकृत कार्यालय का प्रमाणन फार्म नंबर INC 22 में निर्धारित शुल्क के साथ फाइल किया जाना चाहिए। इस प्रमाणन के साथ कुछ दस्तावेज होंगे। पहला, पंजीकृत कार्यालय के भवन के स्वत्व का कंपनी के नाम से पंजीकृत प्रलेख। यदि भवन किराए का है तो किरायानामा, लीज डीड एवं उसके साथ अधिकतम 1 माह पुरानी किराए की भुगतान की रसीद। तीसरा, भवन के स्वामी अथवा उसके अधिकृत उपभोक्ता द्वारा भवन को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के रूप में उपयोग करने का अधिकार पत्र एवं स्वामी एवं अधिभोक्ता के स्वत्व का अधिभोक्ता अधिकार प्रमाण पत्र। चौथा, टेलीफोन, गैस, विद्युत आदि जैसी किसी उपयोग सेवाओं के साक्ष्य का प्रमाण जिसमें भवन के स्वामी अथवा अधिभोक्ता यानी किराएदार के नाम एवं भवन के पते का उल्लेख हो। ऐसा प्रमाण 2 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। नियम INC 25 में बताया गया है। यह उल्लेखनीय है कि किसी सभी प्रलेख सब तब भी रजिस्टर्ड कार्यालय के प्रमाणन हेतु प्रस्तुत करने पड़ते हैं जबकि कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का परिवर्तन कर किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरण किया जाता है।
INC 27 में ये बताया गया है। कंपनी के नाम एवं पंजीकृत कार्यालय के पते का प्रकाशन। प्रत्येक कंपनी अपने नाम एवं पंजीकृत कार्यालय के पते का प्रकाशन निम्नानुसार करेगी। मतलब जो मैं बता रहा हूँ, प्रत्येक कंपनी अपने नाम एवं पंजीकृत कार्यालय के पते को अपने प्रत्येक कार्यालय अथवा कारोबार के स्थान के बाहर विशिष्ट स्थिति में सुस्पष्ट भाषा में पेंट से लिखवाएगी या टांगेगी या चिपकाएगी तथा वैसा ही बनाए रखेगी। यदि उसमें उपयोग की गई भाषा उस बस्ती के सामान्यतः उपयोग में नहीं आती है तो नाम उस बस्ती या क्षेत्र की सामान्य उपयोग की भाषा में पेंट किया, टांगा या चिपकाया जा सकेगा। दूसरा प्रावधान यह है इसमें प्रकाशन में, कंपनी अपने नाम को सुस्पष्ट शब्दों में यानी क्लियर अपनी सील यदि हो उस पर उत्कीर्ण करेगी, खुदवाएगी पते पर। तीसरा, कंपनी अपने नाम एवं पंजीकृत कार्यालय के पते, अपने विभागीय पहचान क्रमांक, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट के पते यदि हों तो आदि को अपने सभी व्यावसायिक पत्रों, बिलों के शीर्षक, पत्रों के शीर्षक, पत्र व्यवहार के कागजों, अपनी सभी सूचनाओं तथा अन्य अधिकृत प्रकाशनों पर छपवाएगी। अगला है, कंपनी अपनी सभी हुंडियों, वचन पत्रों तथा विनिमय विपत्रों पर अपना नाम छपवाएगी। अगला है, कंपनी उन सभी प्रलेखों पर भी अपना नाम छपवाएगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि यदि किसी कंपनी ने अपने पिछले 2 वर्षों में अपने नामों में परिवर्तन किया है तो वह कंपनी अपने नाम के साथ सील पर नाम के अतिरिक्त पहले वाले उस नाम या उन नामों का भी उल्लेख करेगी जो पिछले 2 सालों में परिवर्तित किए गए हैं। एक व्यक्ति कंपनी की दशा में कंपनी को अपने नाम के नीचे कोष्ठक में एक व्यक्ति कंपनी अथवा 1 पर्सन कंपनी शब्द भी उन सभी जगहों पर लिखने पड़ेंगे जहां कहीं भी कंपनी के नाम को लिखा, पेंट किया जाएगा या मुद्रित किया जाएगा। कंपनी संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा संशोधित जो है उसकी धारा 12 उपधारा 3 में ये बात बताई गई है। फिर अगला है दंड। यदि नाम एवं पंजीकृत कार्यालय के पते के प्रकाशन संबंधी किसी भी प्रावधान के पालन में कोई त्रुटि की जाती है तो कंपनी तथा कंपनी का प्रत्येक दोषी अधिकारी 1000 रुपये प्रतिदिन के अर्थदंड का तब तक भागी होगा जब तक ऐसी त्रुटि जारी रहेगी, किंतु ऐसे दंड की अधिकतम राशि 1 लाख रुपये ही हो सकेगी। धारा 12 के सबसेक्शन 8 में ये बात बताई गई है। फिर है अब लास्ट में कि पंजीकृत कार्यालय की क्या उपादेयता होती है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय की उपादेयता में मैं बताऊं, पहला इसके आधार पर कंपनी के निवास स्थान का निर्धारण होता है कि वो कंपनी कहाँ की निवासी है, किस देश की निवासी है। यह स्थान कानूनी रूप से कंपनी को प्रेषित सभी संदेशों एवं नोटिसों को विधिवत रूप से प्राप्त करके उनकी रसीद प्रदान करने का अधिकृत स्थान माना जाता है। तीसरी जो उपादेयता है वह है यह उस कार्यालय का स्थान कंपनी के रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार को निर्धारित करता है। इसी के आधार पर कंपनियों का रजिस्ट्रार किसी कंपनी के पंजीयन के आवेदन पत्र को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। चौथा जो उपादेयता है वह है इस स्थान को कंपनी का वास्तविक व्यापारी स्थान माना जाता है जहां पर कोई भी व्यक्ति पत्र व्यवहार कर सकता है। अगला है कंपनी के पांचवा, कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय के पते के आधार पर ही न्यायालय तथा पुलिस स्टेशन के क्षेत्र की सीमा निर्धारित होती है। नेक्स्ट है इस पते के आधार पर, छठा पॉइंट है, इस पते के आधार पर ही यह माना जाता है कि कंपनी देशी है अथवा विदेशी। और सातवीं उपादेयता जो मैं बता रहा हूँ, सदस्यों तथा जनता के अवलोकन हेतु कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा अन्य आवश्यक सार्वजनिक प्रलेख कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय पर ही रखे जाते हैं। अब हम 2 वाक्यों का अध्ययन किए हैं। अभी अगला जो है कंपनी के उद्देश्य वाक्य